बच्चों, दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। पिछले लेक्चर में हमने आपको डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन बताया था। भाई डाइलेक्ट्रिक क्या है और उसका पोलराइजेशन क्या है, कितने टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ये तमाम बातें हमने आपके सामने डिस्कस करी थी और रखी थी। और आज हम कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे। देखिए मान लो कि एक बड़ी है और ये एक दूसरा बड़ी है। इस बड़ी का नाम रख दो A और इस बड़ी का नाम मान लो है B। इस पे चार्ज है मान लो Q1 और इस पर चार्ज है मान लो Q2। इसकी पोटेंशियल है मान लो V1 और इसकी पोटेंशियल है मान लो V2। आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई दो बड़ी जिसमें चार्ज हो और उसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज का आदान प्रदान होने लगता है। मतलब एक बड़ी से दूसरे बड़ी में या दूसरे बड़ी से पहले बड़ी में चार्ज का फ्लो होने लगता है। ये चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन तय होता है पोटेंशियल से। अगर दोनों का पोटेंशियल एक है तो फ्लो नहीं होगा। ये मैं शुरू के लेक्चर्स में ही इसको डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में। मान लीजिए अगर V1 बड़ा है V2 से और चार्ज का नेचर दोनों पर पॉजिटिव है तो हम आपको बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर होता है तो V1 से V2 की तरफ होगा। अगर V2 बड़ा होगा V1 छोटा होगा तो V2 से V1 की तरफ होगा। इसलिए चार्ज का फ्लो या तो V1 से V2 की तरफ या V2 से V1 की तरफ, जो बड़ा होगा वहां से छोटे पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और लेकिन शर्त यही है कि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का होगा। तब नेगेटिव नेचर के चार्ज के लिए रूल्स बदल जाएंगे। ये भी मैं स्टार पॉइंट में लिखा रखा हूं शुरू के लेक्चर में ही। अभी चार्ज यहां से यहां जो फ्लो होने लगेगा इस वायर के थ्रू, चाहे इस तरफ से इस तरफ हो, कुछ भी हो, वो फ्लो कब तक होगा, ये एक सवाल है। तो वो फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे इनका पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब फ्लो बंद हो जाएगा। हमने कहा था कि लेवल में अंतर होता है तो वाटर का फ्लो होता है, टेम्परेचर में अंतर होता है तो हीट का फ्लो होता है, और पोटेंशियल में अंतर होता है तो चार्ज का फ्लो होता है। तो भाई लेवल में अंतर जब तक रहेगा जब तक वाटर फ्लो होगा। जब दोनों का लेवल सेम आ जाएगा तो वाटर का फ्लो रुक जाएगा। जब दो बड़ी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का फ्लो रुक जाता है। वैसे ही जब दो बड़ी का चार्ज यानी पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। यानी चार्ज के फ्लो के पीछे रीजन क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस इस एक बड़ी से दूसरे बड़ी की तरफ चार्ज को मूव करेगा, फ्लो करवाएगा। और कब तक करवाएगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए। तो हमने एक कंसीडर किया है, हम इस पॉइंट को लिख देते हैं कि कंसीडर टू बॉडीज A and B having charge Q1 and Q2 connected by a wire suppose potential of A is V1 and potential of B is V2. Then we have to find the expression
एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। दो पॉइंट हमने कहा। कॉमन पोटेंशियल की बात क्यों की? जिस समय V1 और V2 बराबर हो जाएगा, जिस समय दोनों बड़ी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो वो कॉमन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो फ्लो बंद हो जाएगा, तो वो कॉमन पोटेंशियल कहेगा। वही कॉमन पोटेंशियल को हम लोग को फाइंड आउट करना है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी की लॉस होगी वो भी हमें पता लगाना है। अब तो एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि मान लीजिए चार्ज इसमें से इसमें फ्लो होकर के गया, चलिए ठीक है, तो चार्ज फ्लो होकर गया तो सिस्टम का टोटल चार्ज तो कंजर्व है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, फिर एनर्जी का लॉस क्यों होगा? तो इसका जवाब ये है कि चूंकि ये वायर से कनेक्टेड है, इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, और जब चार्ज फ्लो होगा इसके थ्रू, तो इसके विरुद्ध में वर्क होगा जो हीट एनर्जी के रूप में जनरेट होगा, और वो हीट एनर्जी जो इसमें डेवलप होगा उसके वजह से इस सिस्टम का एनर्जी में एक डिक्रीमेंट होगा, यानी लॉस होगा। तो जब भी एक बड़ी से दूसरे बड़ी में चार्ज जाएगी तो चार्ज के फ्लो के दरमियान जो हीट डेवलप होगा इस वायर में, वही लॉस ऑफ एनर्जी है। तो वाई लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन विच फॉर्म? तो हम कहेंगे हीट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस ऑफ एनर्जी जनरेट होगा। और हीट एनर्जी का मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कर सकते हैं आप, रेडिएशन जो भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। तो वही हुआ लॉस, यानी पोटेंशियल को कॉमन होने में जो चार्ज का फ्लो हुआ उससे एनर्जी की लॉस होगी। अगर वायर में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, वायर से अगर कनेक्टेड है तो। अब इस दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग को पता लगाना है। तो सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल को निकालते हैं। कैसे? हम कहेंगे टोटल जो चार्ज है वो कितना होगा? Q1 और प्लस Q2 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज यही है Q1 प्लस Q2। जिस समय बच्चों ये जैसे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो आपको मैं बताया हूं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सीरीज किसको कहते हैं और पैरेलल किसको कहते हैं। हमने कहा था आपको कि जब दो कैपेसिटर में सेम चार्ज का फ्लो हो तो वो सीरीज कनेक्शन कहलाता है, और जब दो कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो तो वो पैरेलल कहलाता है। और पैरेलल में C1 C2 का इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, और सीरीज में C1 C2 का इक्विवेलेंट होता है 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2, यही होता है। तो ये आप जानते हैं। तो ये जो है, ये मान लीजिए जब फ्लो होने लगेगा और जिस समय V1 और V2 बराबर आ जाएगा, जिस समय कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, उस समय मान लो इसकी कैपेसिटी है C1 और मान लो इसकी कैपेसिटी C2 है। तो इसको भी हम कहीं लेट कर लेते हैं कि लेट C1 एंड C2 आर द कैपेसिटी ऑफ A एंड B, ये मान लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जैसे ही कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेगा, जैसे ही दोनों का पोटेंशियल एकदम एक समान हो जाएगा, उस समय C1 और C2 पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सेम पोटेंशियल में पैरेलल कनेक्शन, डिफरेंट पोटेंशियल में सीरीज कनेक्शन हम लोग जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर रही है हमने। तो इसलिए अब हम उस समय की बात करते हैं, तो हम लिख देते हैं C1 प्लस C2 × V, क्योंकि जैसे ही ये पैरेलल में हुआ तो इक्विवेलेंट हो गया C1 प्लस C2। पैरेलल कब हुआ? जब V1 V2 बराबर हो गया। बराबर क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज का फ्लो हुआ।
चार्ज के फ्लो होने से क्या हुआ, पोटेंशियल सेम हो गया। और दिस इज इक्वल टू C1 V1, क्योंकि इसकी कैपेसिटी C1, पोटेंशियल V1, C2 V2, ऐसा। जहां पर V क्या है, वेयर V इज कॉमन पोटेंशियल, जहां पर V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। इसलिए V इज इक्वल टू C1 V1 यही हो गया कॉमन पोटेंशियल। दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल इसी तरह से निकालना है। आप इसको बड़ा आसानी से याद रखते हैं। कैसे सेंटर ऑफ मास में 11th में पढ़ते थे तो करते थे M1 R1 M2 R2 बटा M1 प्लस M2, उसी तरह का सवाल ही है, इसलिए आपको याद भी रख सकता है। जैसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है वैसे इसका भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ये हो गया कि अगर आपको मालूम है C1 V1 यानी कि इसकी कैपेसिटी इसकी पोटेंशियल, इसकी भी कैपेसिटी इसकी पोटेंशियल, तो आप बता सकते हैं कि जब चार्ज का फ्लो होगा और जिस समय दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, वो सेम पोटेंशियल जिसको कॉमन पोटेंशियल कहेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, इन टर्म्स में आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। और अब हम आपसे लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि भाई लॉस ऑफ एनर्जी कैसे हो गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी होने का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ एनर्जी होने का मतलब होता है कि इनिशियल में एनर्जी क्या था, ज़्यादा की कम, और बाद में एनर्जी क्या हुआ, ज़्यादा की कम। तो इनिशियल में ज़्यादा था और बाद में कम गया तो एनर्जी का लॉस हुआ। बाद में बढ़ जाता तब तो गेन हो जाता। तो एनर्जी गेन कहाँ से होगा, लॉस तो हो सकता है। तो एनर्जी गेन तो होगा नहीं, लॉस हो जाएगा। तो इसी को हम अभी पता लगाना चाह रहे हैं कि शुरू की एनर्जी इस सिस्टम का क्या था और बाद की एनर्जी इस सिस्टम का क्या था। तो इस सिस्टम का इनिशियल एनर्जी में से सिस्टम का फाइनल एनर्जी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा मैथमेटिकली। और उसी एक्सप्रेशन को अभी हम पता लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालें? हम लिखेंगे एक्सप्रेशन लॉस ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, इतना। टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कॉमन भी हो चुका है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। इस एनर्जी का नाम हम आप रख देते हैं E1 और इसका नाम रख देते हैं E2। अब क्या करेंगे? अब लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर हाफ
C1V1 स्क्वायर और V का वैल्यू यहाँ से ऐसा, V का वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, एक से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, C1V1 स्क्वायर माइनस ऐसा। हाफ C1 प्लस C2 C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब इसको ऑपरेट कर दीजिए, बस आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा एकदम फटाफट। इसको थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, इसको गुना करेंगे तो C1V1 स्क्वायर C1C2 V2 स्क्वायर C1C2 V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इससे गुना कर दिया, माइनस, अब इसको होल स्क्वायर करो, C1V1 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। उसके बाद ये गया, ये गया, फिर ये गया, ये गया, क्या बच जाएगा यहाँ से C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज इक्वल टू हाफ, C1 C2 को कॉमन ले लो और C1 बटा C2 तो है ही नीचे में, यहाँ से क्या बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और लास्ट लाइन लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मेट है। अब ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ उसका कारण क्या था, और अगर V1 बराबर V2 हो जाए, मतलब दो बड़ी का पोटेंशियल सेम रहे, तो लॉस क्या होगा जीरो, क्योंकि V1 में से V2 जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो। V1 V2 बराबर रहेगा तो लॉस क्या हो जाएगा जीरो। लॉस जीरो का मतलब क्या हुआ कि दोनों का पोटेंशियल चूंकि सेम है इसलिए चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा।
तो जब चार्ज ही नहीं फ्लो होगा तो एनर्जी का लॉस क्यों होगा? एनर्जी का लॉस होने का वजह चार्ज का फ्लो है। चार्ज के फ्लो होने से एनर्जी क्यों लॉस हो रही है? क्योंकि जैसे ही चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस वायर में जो रेजिस्टेंस है उसके विरुद्ध में जो वर्क हो रहा है वो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, वही एनर्जी लॉस हो रही है। तो वो तो होगा ही नहीं। जब V1 V2 बराबर होगा तो चार्ज का फ्लो ही सीज कर जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इफ, पहला स्टार पॉइंट, इफ V1 इज इक्वल टू V2, नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, मतलब नहीं होगा एनर्जी का लॉस, बिकॉज at same potential there is no flow of charge happen। और दूसरी स्टार पॉइंट ये है, here loss of energy explain that the work done against resistance present in connecting wire in the form of हीट एनर्जी। हमने कहा हेयर लॉस ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन दैट द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन कनेक्टिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। मतलब लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हुई? क्योंकि चार्ज के फ्लो होने की वजह से उस जो वायर कनेक्टिंग वायर था उसमें रेजिस्टेंस होगा और उसके विरुद्ध में वर्क हुआ, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में चेंज हुआ। तो जितना हीट एनर्जी के फॉर्म में चेंज हुआ उतनी एनर्जी की क्या हो गई, हमारी लॉस हो गई। तो इस वजह से लॉस हुआ। और जैसे ही V1 और V2 बराबर होगा तो लॉस जीरो होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो ये दो एक्सप्रेशन हमने अभी आपको बताया। अब हम इस पर एक सवाल करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक छोटा सा सवाल इस पर करते हैं समझने के लिए कि भाई कैसे ही हो रहा है, इसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे। और ये देखिए सवाल, ए कैपेसिटर of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference 12 volt. It is then connected to an uncharged capacitor 4 microfarad. As shown in the figure, the charge on each of the two capacitor after the connection, the electrostatic energy stored in each of the two capacitor, and the heat produced during the charge transfer from one capacitor to the other. मतलब ये इसको चार्ज कर दिया गया है कितना से, 12 वोल्ट की पोटेंशियल से। और इसके बाद मतलब पहले ये कैपेसिटर था, इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया और उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और इससे इसको कनेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोटेंशियल V1 बराबर कितना हो गया, 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट से चार्ज किया गया था। अब इसका V2 कितना हो गया, 0, क्योंकि ये अनचार्ज है तो इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। और इसका 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया गया है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो हमसे 3 सवाल पूछा गया। पहली सवाल कि भाई चार्ज दोनों में कितना होगा, है ना। तो पहला का आंसर हम कैसे देंगे, पहले तो आप कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है,
V इज इक्वल टू C1V1 C2V2, फार्मूला भी अभी हमने लिखा था, C1 प्लस C2। C1 के जगह पर क्या लिखोगे 2, V1 के जगह पर क्या लिखोगे 12, C2 के जगह पर क्या लिखोगे 4, V2 के जगह पर क्या लिखोगे 0, अब बटा C1 प्लस C2 यानी 6। तो ये हो गया 12 दूनी 24 अब बटा 6, 4 माइक्रोफैराड। ये 4 माइक्रोफैराड हो गया, सॉरी वोल्ट हो गया, पोटेंशियल है इसलिए वोल्ट, 4 वोल्ट हो गया। यानी इसका भी 4 वोल्ट और इसका भी 4 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल तो निकल गया, लेकिन हमको कॉमन पोटेंशियल नहीं निकालना था, हमको निकालना था कि भाई चार्ज इस पर कितना होगा और इस पर कितना होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। तो चार्ज Q बराबर क्या होता है C इंटू V। C कितना हुआ 2.0 गुने V कितना हुआ, V हो गया 4, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल दोनों का कितना है 4। जब इसमें से इसमें चार्ज का फ्लो हुआ है तो इसका पोटेंशियल 12 से घट करके 4 हो गया है, इसको 0 से बढ़ करके 4 हो गया है। तो ये हो गया 8 माइक्रो कूलम। ये चार्ज हो गया किस पर, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड, Q1 मान लिया इसको। फिर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 माइक्रोकूलम। तो इस पर चार्ज 8 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज 16 माइक्रोकूलम, क्योंकि इसकी पोटेंशियल 4 वोल्ट, इसका भी 4 वोल्ट, और Q बराबर C भी लगा दिया। तो पहला का सॉल्यूशन आपको मिल गया, यही था पहला का सॉल्यूशन, मैंने पहले ये दे दिया था। फिर बी पोर्शन में पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर, मतलब 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर और 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर हो गई। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है, या Q स्क्वायर बाई 2C होता है, या हाफ Q इंटू V होता है। तो चूंकि इसमें हमने Q निकाल लिया और इसकी V भी मालूम है, तो हम इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, या E1 यानी एनर्जी स्टोर्ड इनटू माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये हो जाएगा E1। हाफ CV स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं, या Q स्क्वायर बाई 2C से भी, सारा डेटा आपके पास है। हाफ C के लिखेंगे 2 और V क्या लिखेंगे, जो कॉमन पोटेंशियल इसमें आ चुका है, यानी 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4 यानी 16 माइक्रो जूल। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैराड, E2 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ 4 इंटू 4 के स्क्वायर, यहाँ से 2 32 माइक्रोजूल। तो ये दूसरा सवाल भी बन गया, इसमें इतना माइक्रोजूल और इसमें 32 माइक्रोजूल और इसमें जो है 16 माइक्रोजूल, ये एनर्जी निकल गया। और जो तीसरा पार्ट पूछा है वो पूछा है कि द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर। तो हीट प्रोड्यूस कौन होता है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है, और लॉस ऑफ एनर्जी का वैल्यू हम लोगों को पता है। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हम अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं, हीट प्रोड्यूस हाफ C1 C2 बटा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हाफ 2 गुने 4 2 जोड़ 4 V1 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हाफ 8 6 12 गुने 12 स्क्वायर है तो लिख दिया ऐसे,
ये 2 टाइम से कट जाएगा और ये 6 टाइम से कट जाएगा। 6 दूनी 12, 96 माइक्रोजूल इतनी एनर्जी लॉस होगी। तो ये तरीका है आपको पता लगाने का। तीनों सवाल का जवाब मैंने दे दिया और मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड था, सो बन गया। और अब पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का आंसर और आज का सवाल। पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मेटल का क्या होता है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मेटल का या किसी भी कंडक्टर का इन्फिनिटी होता है। जो ऑप्शन इन्फिनिटी होगा वही आंसर हो जाएगा। और अब आज का सवाल है, 2 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटी C, breakdown voltage V are joint in series. The capacitance and the breakdown voltage of the combination will be। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर बताना है आपको। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले लेक्चर में इसका जवाब हम देंगे। थैंक यू।